मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो दो चैप्टर इसके अंदर हमारे है, ऑसिलेशन का चैप्टर है और एक वेव का चैप्टर है। तो स्टार्टिंग करते हैं ऑसिलेशन से हम। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हमारे स्टार्ट होती है पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हो पीरियोडिक मोशन की। ए मोशन ऑफ ए बॉडी, ए मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ। नाम से पता लग रहा है दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो मीनिंग क्या है, बॉडी का ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें पीरियोडिक मोशन के, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्लैनेट का जो मोशन है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का जो सन के अराउंड मोशन है वो कैसा मोशन है, या सैटेलाइट्स का जो मोशन है, ठीक है, ये मोशन कैसा होता है, हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। अर्थ का जो सन के अराउंड जो मोशन है, ठीक है, हमें पता है द अर्थ टेक 1 ईयर टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द सन। हमें ये पता है कि 1 साल लेती है अर्थ सन के अराउंड रोटेट करने में। तो ये भी हमारा क्या है, अर्थ का जो मोशन है वो हमारा किस तरह का मोशन है, पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही हम ले सकते हैं मोशन ऑफ मून का जो मोशन होता है, ठीक है, मोशन ऑफ मून। अब मून किसके अराउंड रोटेट करता है, अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन है वो भी हमारा किस तरह का मोशन है, एक एग्जाम्पल हो गया, हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हमारे पास है, मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बॉब का जो मोशन होता है। देखो, हम कोई भी सिंपल पेंडुलम बनाते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, उसके नीचे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसको बॉब बोलते हैं, वो लटकाते हैं। तो इसका टू एंड फ्रो मोशन, इधर जैसे ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ये जो है क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका जो मोशन है ये भी रिपीटेड मोशन है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑसिलेटरी मोशन आता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, तो ये भी आपको पता ही है ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। किसी भी बॉडी के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। कब बोलते हैं, इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट around a fixed point after regular interval of time। मीनिंग सिंपल सी डेफिनेशन, टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी बॉडी का किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। और जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं हम उसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम उसको बोलते हैं। तो अगर ऑसिलेटरी मोशन को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन
हम उसको कंसीडर करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑसिलेटरी मोशन और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास इसके हैं। जैसे जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, द मोशन, वही जो पर एग्जाम्पल हमने लिया है, द मोशन ऑफ ए बॉब of the simple pendulum। सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऐसे ही अगर किसी स्प्रिंग के साथ हम मास अटैच कर दें तो द मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग, मीनिंग कोई भी स्प्रिंग हमारे पास है और उसके साथ क्या अटैच कर दे, हम एक मास अटैच कर दे। जैसे एक स्प्रिंग हमारे पास है, ये इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया है और इसके दूसरे एंड पे हमें क्या लगा देते हैं, एक मास लगा देते हैं, ये एम, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे पुल करते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे टू एंड फ्रो, ये मीन जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके आगे पीछे ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ये भी मोशन जो होगा ऑसिलेटरी मोशन होगा यहाँ पर। और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। तो द लिक्विड कंटेन्ड इन यू ट्यूब, यू शेप की कोई ट्यूब लेते हैं, ठीक है, यू शेप की क्या लेते हैं, कोई ट्यूब लेते हैं अगर हम, और उसके अंदर जो लिक्विड का मोशन होगा, ठीक है, यू ट्यूब की मोशन के अंदर जब हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे, व्हेन डिस्टर्ब्ड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि एक ट्यूब ली हमने, यू शेप की ट्यूब इस तरह से, और इसके अंदर लिक्विड था, कोई भी लिक्विड था। जब हम इसको ऊपर से प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, तो लिक्विड नीचे जाएगा और इस तरफ रिलीज हो जाएगा और फिर इधर से अपने वेट की वजह से वापस आएगा। तो ये लिक्विड ऐसे टू एंड, ये ऊपर नीचे, कभी इस लिम्ब के अंदर, कभी इस लिम्ब के अंदर, कभी इसमें ऊपर जाएगा, इसमें फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। लिक्विड जो है ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा इसके अंदर। तो ये भी जो लिक्विड का जो मोशन होगा, ये भी मोशन कैसा होगा, यहाँ पर हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे ऑसिलेटरी मोशन के। अब हम ऑसिलेशन का मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर ऑसिलेशन का क्या मीनिंग होता है। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं सबके सब पीरियोडिक मोशन होते हैं, ठीक है। ये भी बात आप याद कर सकते हो। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। तो इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने की है। बट हर एक जो हमारा पीरियोडिक मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन is not oscillatory motion। क्लियर है ये बात सभी को भी। ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक होगा, बट हर एक पीरियोडिक मोशन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें हम, अर्थ का जो मोशन होता है, सन के राउंड जो मोशन होता है अर्थ का, वो हमारा पीरियोडिक मोशन होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या होता है। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो पोजीशन है, ये मैंने वो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी डिनोट की है,
और ऑब्जेक्ट जो है वो ओसिलेट करता है दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। दो एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी है हमारी, एक तो E1 ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है और एक हमारी है E2, ये दो हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस है और O जो है वो क्या है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मीनिंग एक ओसिलेशन या एक वाइब्रेशन क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट करता है, O से वो कहाँ जाता है E2 पे जाता है स्टार्टिंग में, और E2 से वापस वो कहाँ पर आता है E1 पर, E1 से वापस वो आता है कहाँ पर O पर। तो ये हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगा। तो द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम O टू E2, O से कहाँ गया है E2 पर गया है, एंड देन टू E1, यानी कि पहले O से गया E2 पर एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर E2 से कहाँ पर गया है E1 पर, एंड बैक टू बैक कहाँ पर आएगा, फिर वापस O पर आएगा, फॉर्म वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। और जो बॉडी ऑसिलेट करती है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। जो बॉडी ऑसिलेट करेगी उसको क्या बोलेंगे, हम ऑसिलेटर बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटी छोटी पार्ट्स यहाँ पर गिवन है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, टाइम पीरियड क्या होगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इंटरवल आफ्टर विच क्या होगा, ये टाइम इंटरवल होता है द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन ऑफ ए बॉडी जिसके बाद बॉडी का जो मोशन है वो रिपीट हो जाएगा, रिपीट्स इटसेल्फ। मीनिंग वो टाइम जिसके बाद बॉडी अपने मोशन को क्या करेगी, रिपीट करेगी, इस टाइम को बोलते हैं इसका हम टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से यहाँ पर डिनोट करेंगे, कैपिटल टी। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म और आती है, फ्रीक्वेंसी भी आती है यहाँ पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, यानी कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर E1 पोजीशन पर आया, E1 से O पर आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया हमारा। देखो यहाँ से ऐसे गया और फिर यहाँ से वापस आया E1 पोजीशन पर, और E1 से ये वापस कहाँ पर आया, O पोजीशन पर। तो ये हमारा जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, इस टाइम को बोलते हैं हम इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता लगता है फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो कितने ऑसिलेशन कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सेकंड में कंप्लीट करेगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मीनिंग कितने क्या ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा, ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय an oscillating body कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कोई भी ऑसिलेटर जो है वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है, यूनिट भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, यूनिट क्या आएगी, टाइम की यूनिट तो आपको पता ही है, सेकंड होती है टाइम की यूनिट, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है यहाँ पर SI यूनिट जो करेंगे फ्रीक्वेंसी की, वो होती है हर्ट्ज। HZ से लिखेंगे शॉर्ट में, हर्ट्ज इसकी यूनिट हो गई है।
और जो अगर हम फॉर्मूला देखें फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं हम, ये टाइम पीरियड का जो है रेसिप्रोकल होती है। टाइम का क्या होती है, ये रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये इसका जो है फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ पर आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि जब बॉडी वाइब्रेट करेगी, मीन पोजीशन से अवे जाएगी, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी। देखो नाम से ही पता लगता है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर, कहाँ से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी कि ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, उसका क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं यहाँ पर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है यहाँ पर, द टर्म डिस्प्लेसमेंट इन पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि किसको दिखाती है, फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को दिखाती है। द टर्म डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन्हें पीरियोडिक, किसके अंदर, पीरियोडिक मोशन के अंदर, रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को दिखाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT टाइम। तो ये भी आप याद कर सकते हो भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या शो करती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को दिखाती है टाइम के साथ, किसके अंदर, पीरियोडिक मोशन के अंदर। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट को शो करना है। अगर एक पार्टिकल मान लो इधर मूव करता है, मीन पोजीशन के वो इधर भी मूव करता है, तो ये जो यहाँ मीन पोजीशन से ये जो इसका डिस्टेंस कवर होगा, ये डिस्टेंस, या मीन पोजीशन से इधर जो ये डिस्टेंस कवर होगा, ये डिस्टेंस जो है इसका क्या होगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ज़्यादातर हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, वाई से। एक छोटी सी डेफिनेशन और यहाँ पर आती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो ये भी हमारा डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की किसी भी पार्टिकल के, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी डिस्प्लेसमेंट की किसी भी पार्टिकल के, उसको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड हम इसको बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जो है लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। थीटा क्या आएगा यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा लीनियर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे, क्योंकि अगर हम, चलो आगे डिस्कस करेंगे इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने पीरियोडिक मोशन किया, ऐसे ही हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाता है, मोशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एनी फंक्शन, कोई फंक्शन विच रिपीट्स
जो क्या करता है अपने आप को, विच रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि एक फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है किसके बाद, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मीनिंग एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन के लेते हैं, एग्जाम्पल्स ले लें कुछ पीरियोडिक फंक्शन की, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे पीरियोडिक फंक्शन जो है वो साइन फॉर्म में भी हो सकते हैं और कोसाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जिनकी जो है हम फंक्शन फिक्स्ड टाइम पीरियड के जो फंक्शन होते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के जो फंक्शन हमारे पास है, जैसे मैंने लिख दिया एफ टी, यानी कि फंक्शन है, कोई टाइम का फंक्शन है और इसको मैंने लिखा है साइन ओमेगा टी, यानी कि हमारे पास जो साइन वेव की फॉर्म में जो फंक्शन है जिसको हमने राइट किया साइन ओमेगा टी, ये एक फंक्शन है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ये हमारा है। तो साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि ओमेगा जो होता है हमारा, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, इसको हम लिखते हैं 2 पाई, यानी कि एंगुलर स्पीड भी हम इसको लिखते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो 2 पाई अगर मान लो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, 2 पाई। तो और कितना टाइम लेता है एक लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, कैपिटल टी। तो 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या आ जाएगा, टी। तो ये हमारा जो है एक ऐसा फंक्शन है, ये भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे ही हम अनदर फंक्शन लिख सकते हैं, मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, जी टी कोसाइन फॉर्म में राइट कर सकते हैं इसको, जैसे कोस ओमेगा टी, या इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं कोस ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये हमारे जो है किस तरह के फंक्शन के एग्जांपल हो गए हैं, पीरियोडिक फंक्शन के एग्जांपल हो गए हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन दोबारा देख लो, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के। तो साइन और कोसाइन जो फंक्शन होते हैं वो भी हमारे किस तरह के फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो हम इनको प्रूव करेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर हमें इनको प्रूव करना है, हम ये सपोज करते हैं टी इनका टाइम पीरियड जो है, टी क्या है इनका, टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन। टी जो है यहाँ पर, वेयर टी क्या है यहाँ पे, इज द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारा यहाँ पर क्या है, टी, किन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन के अंदर भी। तो इसको वेरीफाई करते हैं हम कि क्या साइन फंक्शन एक जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो इनको हमने ये सपोज कर लिया है, जो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है एफ टी, ये हमारे पास गिवन है साइन ओमेगा टी, या साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किसको रिप्लेस करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे टी प्लस कैपिटल टी में। तो नया जो फंक्शन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा टी प्लस कैपिटल टी, और इधर जो हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह आ जाएगा टी प्लस कैपिटल टी। अब देखो ये जो हमारी यहाँ पर राइट साइड जो है साइन 2 पाई अपॉन टी, और ये स्मॉल टी मल्टीप्लाई में, और प्लस में 2 पाई अपॉन टी इसके साथ भी करेंगे, तो 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल। अब ये साइन 2 पाई प्लस एंगल आ गया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस, इसकी वैल्यू जो है हम ओमेगा टी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, देखो 2 पाई प्लस ओमेगा टी। अब 2 पाई से साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएं, ये हमारा हो जाएगा वापस ओमेगा टी। यानी कि हमारा जो फंक्शन आया, न्यू फंक्शन जो आया टी प्लस कैपिटल टी, तो ये हमारा एफ टी प्लस कैपिटल टी की जो वैल्यू आएगी, ये वापस वही वैल्यू आई है जो हमारी इक्वेशन 1 में आई थी। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ टी। यानी कि इस फंक्शन ने, साइन फंक्शन ने अपने आप को रिपीट कर लिया है, किसके बाद, कैपिटल टी टाइम के बाद। तो इसलिए हमारा जो ये फंक्शन है
साइन जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ऐसे ही आप कोसाइन फंक्शन को भी प्रूव कर सकते हो। तो कोसाइन फंक्शन भी हमारा कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोरियर सीरीज गिवन है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है हमारे फोरियर सीरीज, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में साइन और कोसाइन वेव के हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका टाइम पीरियड हम सेम लेते हैं, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं क्या, फोरियर सीरीज। यानी कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर क्या यूज़ करें हम, लीनियर कम्बिनेशन। तो फोरियर सीरीज क्या हो गया, लीनियर कम्बिनेशन हो गया। अगर हम क्या रिप्रेजेंट करें, ए पीरियोडिक फंक्शन which is the linear combination of sine and cosine function, sine and cosine functions ऑफ सेम पीरियड। पीरियड क्या होना चाहिए उनका, सेम होना चाहिए, सेम पीरियड। ठीक है, तो उसको जिस सीरीज से हम रिप्रेजेंट करेंगे उस सीरीज को हम बोलते हैं क्या, फोरियर सीरीज। ये पीरियोडिक फंक्शन बाय ए फोरियर सीरीज, रिप्रेजेंटेड बाय ए फोरियर सीरीज, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए जाएगी। अब देखो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ये जो फंक्शन आएगा हमारे पास मिशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए एन और कोस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एन स्मॉल टी प्लस में बी एन साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल एन कैपिटल टी इंटू टी। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो राइट किया है ये मिशन की फॉर्म में, ये हमारी होती है क्या, एक फोरियर सीरीज होती है, जिसको हम किसी फंक्शन एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, मान लो पहले मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो ये फंक्शन जो आएगा हमारा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ए नोट आएगा, फिर n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट करता हूँ, n 0 पुट करता हूँ, तो कोस 0 1 हो जाएगा, यानी कि ए नोट बचेगा। यहाँ से साइन 0 जो है वो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस सीरीज़ को एक्सपेंड करें, यहाँ पर फिर a1 पुट करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और इधर से आएगा b1 साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सीरीज आएगी। ऐसे ही हमारे पास फिर a2 आएगा, और a2 की जगह क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई अपॉन टी, और 2n की जगह आएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा इंटू टी। ऐसे ही हमारे पास b2 भी आएगा, b2 और साइन आ जाएगा, साइन b2 के साथ क्या आएगा, साइन 4 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। इस तरह से हमारी सीरीज चलेगी। अब इसके अंदर ये जो ए नोट a1 फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, और ऐसे ही b1 b2 b3 ये जो टर्म आएगी, इनको हम बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। ये क्या है हमारे पास, आर फोरियर कोफिशिएंट्स, इनको हम फोरियर कोफिशिएंट्स बोलेंगे यहाँ पर। तो ये आप याद कर सकते हो फोरियर कोफिशिएंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में SHM भी लिख देते हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, जैसे कि हमारी फोरियर सीरीज आई थी, अगर उस फोरियर सीरीज के अंदर हम क्या लेते हैं, इफ़ ओनली कोफिशिएंट जो था हमारा a1 एंड b1, a1 और b1 जो कोफिशिएंट हमारा है ये नॉन जीरो है, कोफिशिएंट्स आर नॉन जीरो, और बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारी जो फोरियर सीरीज़ थी, फोरियर सीरीज़ में सिर्फ 2 कोफिशिएंट a1
A1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं हम, और B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, और बाकी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो इससे जो हमारा फंक्शन बनेगा एफ टी क्या आएगा हमारा, A1 कोस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस B1 यहाँ से आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये हमारे पास एक फंक्शन बनेगा। तो ये फंक्शन जिस मोशन को रिप्रेजेंट करेगा उस मोशन को हम बोलते हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऐसा ये जो फंक्शन हमारा है जिस मोशन को रिप्रेजेंट करेगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। मोशन of a body represented by above equation is known as simple harmonic motion। तो एक डेफिनेशन तो ये है, एक डेफिनेशन हम आगे चल के करेंगे जब इसकी करैक्टरिस्टिक्स को करेंगे हम, वहाँ पर भी एक डेफिनेशन करेंगे हम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम जो सिंप्लीफाइड वेव भी हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन सिंपल वेव के लिए, और वो भी देखो कैसे आएगा। अगर हम इस फंक्शन के अंदर हम पुट कर दें A1 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, A1 इज इक्वल टू आर कोस फाई, क्या पुट कर दे A1 को, आर कोस फाई, और B1 को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर माइनस का आर साइन फाई। थोड़ा सा हमें ये लर्न करना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा जो फंक्शन न्यू जो फंक्शन बनेगा एफ टी, ये हमारा फंक्शन बनेगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, A1 की वैल्यू पुट कर दिया ए कोस फाई और कोस ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। देखो यहाँ A1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा आर साइन फाई और साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी यहाँ से। आर इनमें से कॉमन आ सकता है, आर को कॉमन ले लेंगे। आर कॉमन लेने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा हमारा ये। तो ये जो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए प्लस बी का। तो यहाँ से कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आ जाएगा हमारा आर एफ टी इज इक्वल टू आर, और यहाँ से हो जाएगा कोस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसको ए मान लेते हैं और फाई को मान लेते हैं बी यहाँ से। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा इसके लिए। तो ये y जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, यहाँ पे y किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। और 2 पाई अपॉन कैपिटल T जो है इसको हम एंगुलर स्पीड लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हमारा जो फंक्शन आया एफ टी, ये फंक्शन हमारा इस तरह से राइट करेंगे हम, आर कोस ओमेगा टी। देखो 2 पाई अपॉन टी की जगह ओमेगा टी आ गया, ओमेगा आ गया और टी एज इट इज है प्लस में फाई। तो ये हमारा नया फंक्शन आ गया है। और ये जो फंक्शन है इसमें टी जो है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, आर जो है हमारा वो एम्पलीट्यूड हो गया। आर क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड, ठीक है, आर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और फाई जो है ये होगा इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है, इनिशियल फेज हो जाएगा। इनिशियल फेज कब होगा, एट टी इज इक्वल टू 0 पर, स्टार्टिंग में जो हमारा फेज होता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। अब हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन तो ये और एक इक्वेशन ये। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करके ऐड करना है हमें सिर्फ, तो आर जो आता है आर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी दिस इज इक्वल टू, मीनिंग आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, अगर स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं, देखो कैसे आई है ये,
तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इधर से हो जाएगा r स्क्वायर को स्क्वायर फाई, और यहाँ से हो जाएगा प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। r स्क्वायर कॉमन, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा। इसका मीनिंग हमारा जो एम्पलीट्यूड आ गया r की वैल्यू क्या आएगी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने एम्पलीट्यूड बोला था। तो सिमिलर वे में हम जो है, जो हमारी इक्वेशन आई है पीरियोडिक मोशन के लिए, सेम उसी इक्वेशन से हम अनदर फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम a1 को क्या पुट कर दें, अब हम उल्टा पुट करते हैं, a1 को हम पुट करते हैं r साइन फाई और a2 को हम पुट करते हैं यहाँ से r कोस फाई। तो ऐसे अगर हम पुट कर दें फोरियर सीरीज के अंदर, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी आप अपने आप डिराइव करोगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ft इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक इक्वेशन हमने ऊपर जो निकाली है वो हमारी आई है फंक्शन के लिए r कोस ओमेगा टी प्लस फाई। मीनिंग जो हमने ये रिप्रेजेंट किया और ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट किए, दोनों ही इक्वेशन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इन इक्वेशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस इक्वेशन में जो हमारी देखो फाई की तो टेंजेंट फाई हमारा क्या आएगा, a1 डिवाइड बाई b1 आएगा। a1 डिवाइड बाई क्या आएगा, b1 डिवाइड करके इससे पहले वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम अगर डिवाइड करते हैं तो साइन बाई कोस r से r कैंसिल a1 बाई b1 आता है। जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें से अगर हम टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालें तो वो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आती है, हमारे में आती है हमारे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी b1 डिवाइड बाई माइनस b1 डिवाइड बाई a1 आती है। कहाँ से, जहाँ हमने क्या कंसीडर किया था, a1 को हमने कंसीडर किया था r कोस फाई और b1 को हमने कंसीडर किया था माइनस r साइन फाई। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारी ये वैल्यू टेंजेंट फाई की आती है। हम इनिशियल फेज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों ही इक्वेशन का यूज करके। तो ये हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारी इक्वेशंस हो गई है। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन का आगे यूज करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को। हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।